हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2। ठीक है, इसका भाग 1 जो है वो कक्षा 11वीं में था और हम लोग कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की तैयारी करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे और हम लोग केवल वही प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछने योग्य है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि आरोह भाग 2 जो है इसके भी 2 भाग हैं, एक पद्य भाग और एक गद्य भाग। ठीक है, तो पद्य भाग को हम आज प्रारंभ करेंगे, पद्य भाग का पहला पाठ प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं पाठ 1 है पद्य भाग का। पाठ का नाम है पाठ के नाम में जो कवि है वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर 2 कविताएं हैं। पहली कविता है आत्म परिचय और दूसरी कविता है एक गीत। थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक गीत जो है वो कौन से गीत संग्रह से लिया गया है। तो थोड़ा सा मैं ज्ञान के लिए बता दूं कि एक गीत जो है वो निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से जो ये समझ में आ रहे होंगे प्रश्न उत्तर। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको हर बार की तरह फिर बोलना चाहूंगा कि ये जो YouTube चैनल है ललित गुप्ता सर 560, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में मेरा ये इंस्टाग्राम चैनल है, चाहे तो आप इस पर भी वीडियो देख सकते हैं और चाहे तो आपको विषय संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या कहीं भी समस्या हो तो वैसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। तो आप मुझे आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की और उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है कविता एक और, है ना। ये प्रश्न नंबर 1 है। इसमें प्रश्न नंबर 1 कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, है ना। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है ना। तो पहली बार तो एक और तो क्या कहती है कि जल जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और फिर दूसरा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, ये बात करती है। तो 2 जो पंक्तियां हैं इसमें विपरीत से लगने वाली 2 कथन हैं, तो इनका क्या अर्थ है समझते हैं। तो कवि आम व्यक्ति के तरह जो कवि हैं वो जो कवि हैं जो हरिवंश राय बच्चन है उनके द्वारा उनका आत्म परिचय कविता में लिखा गया है। हम समझेंगे कवि आम व्यक्ति की तरह सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कवि आम व्यक्ति की तरह सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी यात्रा को पूरी कर रहा है। कवि संसार के दायित्व को भार समझता है ना। संसार का जो दायित्व है कवि उसको भार समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। ठीक है, अब इसका उत्तर देते हैं क्योंकि यहां पर 2 विरोधी प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं, है ना। कवि कहता है कि संसार में जहां चतुर लोग हैं वहीं यहां पर सीधे तथा मूर्ख लोगों का भी अस्तित्व है। कवि कहता है कि जब यहाँ चतुर लोग हैं तो सीधे और मूर्ख लोगों का भी अस्तित्व है। मूर्ख लोगों को ही उल्लू बनाकर यहाँ चतुर लोग अपना काम निकालते हैं और मूर्ख लोगों को ही उल्लू बनाकर यहाँ चतुर लोग अपना काम निकालते हैं। अर्थात यदि मूर्ख नहीं है तो चतुर लोगों का अस्तित्व संभव नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मैं और जग और कहां का नाता, पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। ठीक है, जब हम पंक्ति पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर और शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और फिर और फिर और, यहाँ पर 3 बार और की आवृत्ति हुई है।
तो हम देखते हैं, हमें ये पता है कि जब है ना जब कविता में या काव्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थात उसकी दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो और साथ में आवृत्ति के साथ साथ उन शब्दों का अर्थ भी परिवर्तित हो, अर्थ भी बदल जाए सभी शब्दों का, तो भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहां भी देखते हैं हम लोग, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। लेकिन यमक अलंकार की शर्त यह है कि जब जब भी वो शब्द 3 बार आवृत्ति होगी, लेकिन उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले ओवर में कभी आम व्यक्ति से स्वयं को अलग, पहले ओवर में कभी आम जो व्यक्ति है उसमें उससे स्वयं को अलग, दूसरे ओवर में है ना, पहले ओवर में ये हो गया, अब दूसरे ओवर में संसार की विशिष्टता है ना, पहले ओवर में क्या करा उसने, आम व्यक्ति से स्वयं को अलग, दूसरे ओवर में संसार की विशिष्टता, तथा तीसरे ओवर के प्रयोग में संसार तथा कवि के किसी संबंध को नकारने के लिए किया है, किसी प्रकार का संबंध है उसको नकारने के लिए किया गया है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। हम देख रहे हैं कि शीतल वाणी में आग के होने का या आग के होने का क्या अभिप्राय है। देखते हैं, यहाँ कवि ने यह विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, क्या ना, विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है कि जहां विरोध सो लगत है साच न होत विरोध, अर्थात जहां विरोध जैसा लगता है, कविता में ऐसा लगता है कि यहाँ किसी चीज का विरोध हो रहा है, लेकिन पूरा अर्थ समझने के बाद पता चलता है कि ये विरोध वास्तव में था नहीं, केवल हमें आभास हो रहा था, विरोध का केवल आभास होता है, विरोधाभास अलंकार। तो कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी वाणी शीतल है लेकिन उसमें आग, अर्थात लोगों में जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं वो जगा रहे हैं, बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके और व्यक्ति जो है, जो सुसुप्त अवस्था में है, वो अपनी भावनाओं के साथ जाग सके। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखते हैं, पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, है ना। जब भी हम देखते हैं कि पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ देते हैं और दिन भर भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, उनके बच्चे दिन भर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। ठीक है, शाम को उनके लौटने के समय बच्चे जो हैं कुछ पानी की आशा में नीड़ों से या फिर घोंसलों से झांक रहे होंगे, क्योंकि दिन भर जो पक्षी है वो वापस शाम को अपने घोंसले में लौट के आते, तो उनके बच्चे जो हैं उनसे कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना, की आवृत्ति। यहाँ पर दो शब्द की आवृत्ति हुई, जल्दी जल्दी की आवृत्ति से कविता में किस विशेषता का पता चलता है। मैं आपको बता दूं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती कविता में, तो यदि वो शब्द आवृत्ति हो रही है और शब्दों का अर्थ बदल रहा है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन यदि शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों शब्दों का अर्थ नहीं बदलता, एक जैसा रहता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस तथ्य की ओर संकेत करता है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ, इस पंक्ति में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। और रहस्य क्या है, किस बात या किस विशेषता की का पता चलता है इस पंक्ति से, देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि जीवन की घड़ियां जल्दी बीतती जाती है। समय है, जीवन है, ये अपने अनुसार चलता है और धीरे धीरे ये जो जीवन है इसकी घड़ियां जो है समय के साथ साथ बीतती जाती है। अतः लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में देरी मत करो, क्योंकि कब पता चलेगा हमारा जो समय समाप्त हो जाए। इसलिए
अपना जो लक्ष्य है उसमें अनवरत आगे बढ़ते रहो, रुको मत। तो हम वापस प्रश्न को रिपीट करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि जीवन की घड़ियां जल्दी बीतती जाती है, अतः लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में देरी मत करो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गतिशील एवं परिवर्तनशील है। समय गतिशील एवं परिवर्तनशील है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह किसी के रोके रुकता नहीं है, अतः अपने लक्ष्य प्राप्ति में देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। हमने हमारे जो 6 प्रश्न थे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उनको पूरा किया और हम लोग अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और यदि आपको कोई प्रश्न या कोई उत्तर आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन प्रश्नों के उत्तर को टाइप किया हुआ है, तो आप आसानी से वहां पर भी समझ सकते हैं। और वैसे मैंने आपको बहुत अच्छा लिखा, यदि कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर बने रहें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।